दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है शेरबाज और खूनी तलवार। ये शेरबाज की कॉमिक्स है। एक्शन एडवेंचर कॉमिक्स है ये। तो पढ़ते हैं इसको। शेरबाज और खूनी तलवार। कड़ाके की सर्दी की एक रात, जब शेरबाज और उसका सहयोगी और मित्र दिलावर एक समारोह में भाग लेकर विक्रमपुर से जीप द्वारा अपने निवास स्थान पक्षी विहार वापस लौट रहे थे कि अचानक मौसम खराब हो गया। कड़कड़ाहट। आखिर वही वहां शेरबाज जिसका अंदेशा था। अब किसी भी क्षण बारिश हो सकती है। दिलावर का इतना कहना ही था कि लो, तुम्हारा कहा सच हो गया दिलावर। सच तो होना ही था। अब मुश्किल यह है कि आसपास तो क्या, दूर दूर तक सिर छुपाने की कोई जगह नहीं है। बरसात की आदि होती तो भी काम चल जाता। यह मूसलाधार बारिश तो अब जल्दी रुकने वाली नहीं है। तुम ठीक कहते हो दिलावर, जिंदगी में पहली बार तुम्हारी बात न मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। हम विक्रमपुरी रुक जाते तो अच्छा होता। तुम शायद मजाक कर रहे हो, जबकि ठंड से मेरी कपकपी छूट रही है। ठहरो, मैं सर छुपाने की कोई जगह तलाश करता हूँ, कहकर शेरबाज ने जीप को एक दूसरी सड़क पर मोड़ दिया। अरे यार, तुमने रास्ता क्यों बदल लिया? रात के अंधेरे में हम भटक भी सकते हैं। चिंता मत करो, मैंने विक्रमपुर जाते समय इसी दिशा में किसी किले के खंडर देखे थे। मेरे विचार से वहां में पनाह मिल सकती है, वरना आगे तो इस जबरदस्त बारिश से बचने के लिए कोई जगह नहीं है। ओह, मानना पड़ेगा, गजब की याददाश्त है इसकी। कुछ देर बाद, शायद तुम इसी किले का जिक्र कर रहे थे। हाँ। अगले पल शेरबाज ने जीप को उस सड़क से किले की ओर जाने वाले टूटे फूटे रास्ते पर उतार दिया। जरा संभाल कर, रास्ता बहुत खराब मालूम पड़ता है। चिंता मत करो शिगरी, दोनों टॉर्चें संभाल लो। ठीक है। जीप से नीचे उतरकर दिलावर ने एक टॉर्च शेरबाज को थमा दी। फिर दोनों टॉर्च जलाकर किले के भीतर प्रविष्ट हो गए। यह किला तो बिल्कुल खंडर हो चुका है। शायद इसकी कोई दीवार साबुत बची हो। शायद यह किला सैकड़ों साल पुराना है। कुछ देर बाद वे ऐसे खंडर में पहुंचे जो शायद मुद्दत पहले कभी राजमहल रहा होगा। इसकी आधी छत तो गिर चुकी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ बारिश से बचे रह सकते हैं। मैं भी यही समझता हूँ, इससे बेहतर स्थान ढूंढने के चक्कर में पानी में भीगना अब मूर्खता ही होगी। तभी शेरबाज की टॉर्च का प्रकाश लकड़ियों के एक सूखे ढेर पर पड़ा। अरे वाह, यहाँ तो सूखी लकड़ियां भी हैं। दिलावर, क्या तुम्हारे पास लाइटर या माचिस है? हाँ, लाइटर है, और यह बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि यह लाइटर मैं क्यों हर समय अपने पास रखता हूँ। हाँ जानता हूँ, यह तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। खैर, अब तुम देर न करके अलाव जला लो। दिलावर ने अलाव जला लिया और दोनों हाथ से हाथ तापने लगे। ईश्वर का शुक्र है, शरीर में कुछ तो गर्मी पहुंची। पता नहीं क्यों मुझे यह जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, जबकि मैं यहाँ जीवन में पहली बार आया हूँ। ऐसा मुझे बार बार क्यों महसूस हो रहा है? फिर न जाने शेरबाज के दिमाग में क्या विचार आया कि वह अचानक उठकर एक तरफ चल पड़ा। क्या हुआ शेरबाज, यह तुम अचानक कहाँ चल दिए? देखना चाहता हूँ कि आगे कोई गलियारा है या नहीं। शेरबाज का विचित्र उत्तर सुनकर दिलावर भी न जाने क्या सोचकर उसके पीछे चल पड़ा। यह अचानक शेरबाज को क्या हुआ? आखिर जानबूझकर बारिश में क्यों भीगना चाहता है? कुछ आगे बढ़ने पर, देखो दिलावर, यह रहा गलियारा, और दूर तक चला गया है। निस्संदेह यह कभी गलियारा ही रहा होगा। लेकिन आश्चर्य है, तुम्हें इस गलियारे के विषय में कैसे मालूम हुआ? क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो? नहीं, तुम्हारे साथ यहाँ पहली बार आया हूँ। और यदि मेरी आत्मा मुझे सही बता रही है तो इस गलियारे के अंत में दो बड़े कमरों के अवशेष होने चाहिए। क्या? आगे चलकर देखते हैं। आखिर शेरबाज यह क्या तमाशा कर रहा है? कहीं मुझे जानबूझकर मूर्ख बनाने के मूड में तो नहीं है? और उस गलियारे के अंत में पहुंचते ही दिलावर एक बार फिर आश्चर्यचकित हो उठा। हे ईश्वर, यहाँ तो वास्तव में दो बड़े कमरों के अवशेष हैं। शेरबाज, सच बताओ, यह क्या माजरा है? बिना यहाँ तुम्हें यह सब जानकारी कैसे है? मैं भी आश्चर्य में हूँ दिलावर। मेरे लिए सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, पर फिर भी न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है यहाँ का चप्पा चप्पा मेरा जाना पहचाना है। सुनो दिलावर, मेरा मस्तिष्क फिर एक बार मुझे बता रहा है कि कुछ आगे एक तय खाने में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। तुम तो मुझे आश्चर्य पर आश्चर्य दिए जा रहे हो शेरबाज। अब तो मैं जरूर देखूंगा कि इस बार भी तुम्हारी बात सच निकलती है या नहीं।
दोनों आगे बढ़े और कुछ ही दूरी पर, ओ माय गॉड, यहाँ तो वास्तव में सीढ़ियां हैं। उफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर यहाँ की एक एक चीज मुझे क्यों जानी पहचानी सी लग रही है। बस शेरबाज, मुझसे और सब्र नहीं होता। या तो तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना आज से हमारी मित्रता यहीं समाप्त हो जाएगी। तुम मुझे गलत समझ रहे हो दिलावर, मैं तुमसे कुछ भी छिपा नहीं रहा हूँ। और तुम यह बात भी अच्छी तरह से जानते हो कि शेरबाज झूठ से सख्त नफरत करता है। फिर यह सब क्या चक्कर है? यही तो मेरे लिए भी रहस्य है। आओ नीचे चलते हैं। मेरे ध्यान में एक बात और आ रही है। वह क्या? नीचे चलो, फिर बताता हूँ। पता नहीं शेरबाज अब और कौन सा आश्चर्य आश्चर्य देने जा रहा है। नीचे तय खाने में पहुंचकर, हाँ शेरबाज, अब बताओ, तुम क्या दिखाना चाहते थे? इन दीवारों में से किसी एक दीवार पर कोई छिद्र होना चाहिए। शिगरी, यह देखो, इस दीवार पर ही वह छिद्र है। हाँ है तो, लेकिन छिद्र की विशेषता अभी बताता हूँ। शेरबाज ने उस दीवार के निकट पहुंचकर छिद्र में हाथ डाला। फिर उसने न जाने क्या किया कि उनके ठीक पीछे की दीवार एक तेज आवाज के साथ एक तरफ सरकती चली गई। ओह, गुप्त द्वार! कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? गड़ गड़ गड़। भीतर आओ दिलावर। यदि मेरा विचार गलत नहीं हो तो भीतर तुम्हें शायद कुछ और आश्चर्यजनक चीजें देखने को मिले। लगता है आज मैं पागल हो जाऊंगा। और जैसे शेरबाज के पीछे चलता हुआ दिलावर उस द्वार में प्रविष्ट और दूसरी ओर पहुंचा। ओ नो! निश्चित रूप से यह सैकड़ों वर्ष पुराना किसी राजा का शाही संग्रहालय है। वह तो ठीक है शेरबाज, लेकिन मैं पूछता हूँ, यह सब राज तुम्हें कैसे मालूम है? क्या तुम्हारे शरीर में सैकड़ों वर्ष पहले का कोई भूत घुस आया है? यह भी हो सकता है दिलावर, क्योंकि अब मैं अपने भीतर कुछ विचित्र सा परिवर्तन भी महसूस कर रहा हूँ। हे ईश्वर, लगता है ये आदमी मुझे पागल बनाकर ही छोड़ेगा। वाह दिलावर, वह देखो, यहाँ मसाले भी हैं। कोशिश करके देखो, हो सकता है जल जाए। मैं कहता हूँ तुम यहाँ से तुरंत बाहर चलो, वरना मेरा यहाँ दम घुट जाएगा या फिर मैं पागल हो जाऊंगा। बेकार में परेशान मत हो दिलावर, यह तूफानी रात काटने के लिए इससे उपयुक्त स्थान कोई दूसरा नहीं हो सकता। मसाल जलाने की कोशिश करो। रोशनी होने पर हम यहाँ की स्थिति का अच्छी तरह जायजा ले सकते हैं। दिलावर इस बार शेरबाज के निर्देश का चाहकर भी विरोध न कर सका। और कमाल है, यह मसाल तो अब भी काम कर रही है। शीघ्र ही उसने एक एक चार मसाले जलाकर दीवारों पर यथास्थान टांग दी। गुड। अब हम यहाँ की एक एक वस्तु देख सकते हैं। क्यों दिलावर, क्या विचार है तुम्हारा? यह संग्रहालय कितनी शताब्दी पुराना हो सकता है? यहाँ की हालत देखकर काल का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन किले और कमरों के अवशेष देखकर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह किला कम से कम 3-4 शताब्दी पुराना है। मेरा भी यही विचार है दिलावर, लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि यहाँ की हर वस्तु धूल मिट्टी व मकड़ियों के जालों से जरूर ढकी है, परंतु खराब नहीं हुई है। अब इन तलवारों को ही लो। इनकी धार में अब भी उतना ही पैनापन है जितना अपने समय में रहा होगा। लो जरा तुम भी देखो। समझ में नहीं आता कि आखिर शेरबाजी शतान और इन वस्तुओं के प्रति इतना उत्सुक क्यों है। पहली तलवार दिलावर को देकर शेरबाज ने जैसे ही दूसरी तलवार उतारी। वो यह क्या? मुझे अचानक ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तलवार से मेरा बहुत पुराना संबंध है। निश्चित रूप से यह तलवार कोई साधारण तलवार नहीं है। इसकी बनावट से ऐसा लगता है जैसे यह किसी राजा महाराजा की है। इधर पहली तलवार को हाथ में लेते ही दिलावर भी अपने भीतर एक अजीब सी प्रतिक्रिया महसूस करने लगा था। अद्भुत! यह तलवार तो मुझे वर्षों पुरानी कोई कहानी याद दिलाने की कोशिश कर रही है। आखिर क्यों? इस संबंध में इस संबंध क्या संबंध है इस तलवार से मेरा? और जब दिलावर से नहर आ गया तो वह बोल उठा। शेरबाज, इस तलवार को हाथ में लेते मैं अपने भीतर कुछ विचित्र सा परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस तलवार से मेरा किसी पिछले जन्म का संबंध रहा है। आश्चर्य है, यही बात मैं भी महसूस कर रहा हूँ दिलावर। और न जाने क्यों मेरी ऐसी इच्छा कर रही है कि मैं तुमसे तलवार के दो दो हाथ करूं। क्या सच? ऐसी मेरी भी इच्छा कर रही है। तो फिर देर किस बात की, हो जाए दो दो हाथ। जरूर, शायद इसी से इस रहस्य की गुत्थी सुलझ जाए। फिर जैसे दोनों की तलवारें आपस में टकराई, मानो आप बिजली सी कौंधी हो। हैं? डाकू दिलावर खान,
ओह तुम सिपह सलार शेरबाज। और दोनों 15वीं शताब्दी के अतीत में खोते चले गए। भूतकाल की 500 साल पहले की अपने पूर्व जन्म की घटनाएं उन्हें किसी चलचित्र के समान दिखाई देने लगी थी। 15वीं शताब्दी में यह किला और दूर दूर तक फैला चंद्रपुर नाम का यह राज्य राजा संग्राम सिंह का था। राजा संग्राम सिंह के राज्य में छोटे बड़े कई और देश भी शामिल थे, जिन्हें उन्होंने अपनी बहादुरी से जीता था। राजा संग्राम सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था राजकुमारी रोमा। रोमा बहुत ही सुंदर, नेक और बुद्धिमान थी। वह अपने पिता के राज कार्य में बराबर का हाथ बटाती थी। प्रजा राजा संग्राम सिंह के राज्य में बहुत सुखी थी। राजा संग्राम सिंह के सामने राजपाट की तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन समुद्री डाकू दिलावर खान उनके सामने पूरे राज्य की सबसे बड़ी और जटिल समस्या बना हुआ था। डाकू दिलावर खान समुद्र का बेताज बादशाह था। वह इतना भयानक और क्रूर डाकू था कि जिस मार्ग से होकर उसका जहाज गुजरता था, समुद्र के भयानक से भयानक और विशालकाय जीव भी भय से मार्ग छोड़ देते थे। डाकू दिलावर खान के मार्ग में जो भी व्यापारी या यात्री वाहक जा जाता था, उसे वह चुटकी बजाते लूट लेता था और मुकाबला करने वाले का खून पानी की तरह बहा देता था। राजा संग्राम सिंह ने खूंखार समुद्री दस्यु दिलावर खान का सर कुचलने की 20 बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे नाकामयाबी ही मिली। क्षमा करें महाराज, इस बार भी वह शैतान दिलावर खान हमारे हाथों से बच निकलने में सफल हो गया। ओह, इस तरह डाकू दिलावर खान राजा संग्राम सिंह के लिए दिन प्रतिदिन सरदर्द बनता जा रहा था। सरदार, शाही जहाज आ रहा है, आप पहुंचाए। तैयार हो जाओ साथियों, मुझे जो खबर मिली है उसके अनुसार उस शाही जहाज में सोनापुर राज्य से कर के रूप में राजा संग्राम सिंह के लिए एक बड़ा खजाना आ रहा है। यदि हमने उसे लूट लिया तो हमारे में से कोई भी किसी नगर के सेठ से कम धनवान नहीं होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी जीत हमारी ही होगी। हुर्रे सरदार जिंदाबाद। ज्यादा शोर मत मचा मूर्खों, और अपने अपने हथियार संभालकर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाओ। सरदार का आदेश पाकर सभी अपने अपने हथियार संभाले इधर उधर दौड़ पड़े। और आज जब तक आक्रमण करने का बिगुल न बजे, तुम में से कोई भी अपने स्थान से बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ खुले में केवल 8-10 व्यक्ति सैनिक वेश में रहेंगे। और तुम सुनो काशी, तुम जल्दी से जहाज पर चंद्रपुर का झंडा फहरा दो, ताकि सोनापुर के शाही जहाज पर सवार सैनिक हमें अपना मित्र ही समझे। जो आ गया सरदार। उधर सोनापुर के जहाज में, हुजूर कोई जहाज हमारी ही दिशा में आ रहा है और उस पर चंद्रपुर का झंडा लहरा रहा है। तब चिंता की कोई बात नहीं। श्रीमान, कहीं वह जहाज डाकू दिलावर खान का न हो। वह अक्सर इसी प्रकार झंडे बदलकर जहाजों को लूटता है। यदि ऐसा हुआ भी तो वह हमें लूटने की मूर्खता नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जहाज पर शाही झंडा लगा है। और इस झंडे को देखकर वह इतना तो समझ ही जाएगा कि शाही जहाज है, तो इसमें सशस्त्र सैनिक भी होंगे। लेकिन श्रीमान, खजाने को पाने के लिए दिलावर खान जैसा समुद्री डाकू कुछ भी दुस्साहस कर सकता है। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हो। इस बात को बहुत ही गुप्त रखा गया है कि हम एक बड़ा खजाना लेकर चंद्रपुर के महाराज संग्राम सिंह के पास जा रहे हैं। हाँ, यह बात तो है श्रीमान, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं, तुम जाकर अपना काम करो। जी। यह कमबख्त जरूरत से कुछ ज्यादा चालाक बन रहा था। समझ में नहीं आता कि सेना नायक ने मेरी बात को गंभीरता से क्यों नहीं लिया, जबकि सेनापति जी ने चलते वक्त उन्हें खतरे से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहने की चेतावनी दी थी। खैर, मुझे क्या। कुछ देर बाद जैसे दोनों जहाज एक दूसरे के निकट पहुंचे, तू साथियों, हमला करो। अरे बाप रे, डाकू। डाकू दिलावर खान के साथियों ने तुरंत ईसाई जहाज पर भयानक ढंग से हमला किया। ओह, ओह, खच। बेचारे शाही जहाज के सैनिक संभल भी नहीं पाए थे कि डाकुओं का जहाज शाही जहाज से आ सटा। शाबाश साथियों, शाही जहाज पर कमंद फेंको और उस पर पहुंचो। जल्दी, कोई भी संभलने न पाए, और ध्यान रहे सेना नायक का कोई कोई अनिष्ट नहीं होना चाहिए। ओह। शीघ्र ही कामंद फेंका गया और डाकू उस कामंद के सहारे झूलते हुए शाही जहाज पर पहुंचने लगे।
उधर शाही जहाज पर। सुनो सैनिकों, तुम सबकी भलाई इसी में है कि तुम सब आत्मसमर्पण कर डाकू दिलावर खान के आदेश का पालन करो, वरना तुम सब कुत्ते की मौत मारे जाओगे। क्या सेनानायक जी कि क्या आप भी? हाँ, मैं डाकू दिलावर खान का ही खिदमतगार हूँ। अब तुम लोग जल्दी से फैसला करो, कुत्ते की मौत मरना चाहते हो या दिलावर खान का साथ देकर बाकी का जीवन ऐशो आराम से गुजारना चाहते हो? हाँ, फैसला इस बात को ध्यान में रखकर करना कि इस जहाज में लदे सोने में से कुछ हिस्सा तुम सबका भी होगा। नहीं, हम अपने महाराज से गद्दारी नहीं करेंगे। हाँ, हम डाकू दिलावर खान का साथ कदापि नहीं देंगे। मरते दम तक हम तुम्हारे साथ साथ डाकू का भी मुकाबला करेंगे और जहां तक बन पड़ा खजाने की रक्षा करेंगे। चलो साथियों, टूट पड़ो इस गद्दार और इसके डाकू साथियों पर। जय महाराज संग्राम सिंह। शुक्र है दिलावर खान के साथी बिल्कुल सही समय पर जहाज पर पहुंच गए। आह, शाबाश साथियों, अब बचे खुचे सैनिकों को भी निपटा दो। और जहाज पर सैनिकों और डाकुओं के मध्य एक भयानक युद्ध छिड़ गया। लो चखो अपनी मूर्खता का फल। आह, परंतु वह युद्ध ज्यादा देर तक नहीं चल सका और बचे खुचे सैनिकों ने जल्दी हथियार डाल दिए। मुबारक हो सरदार, हा हा हा, आखिर जीत तुम्हारी ही हुई। फिर आनंद फानन में बचे खुचे सैनिकों के हाथ पैर बांध दिए गए। अब इनका क्या किया जाए सरदार? इन्हें समुद्र में गर्क कर दो और इस जीत की खुशी में शानदार जश्न का प्रबंध करो। हा हा हा, ताकि हम जीत की खुशी के साथ साथ अपने इस गद्दार दोस्त की मौत का गम भी मिटा सके। हा हा हा। सरदार, आह, बहुत खूब। इस गद्दार को यही सजा मिलनी चाहिए थी। अब हमें अपनी मौत का कोई अफसोस नहीं होगा। सरदार, आपने इसे क्यों मार दिया? यह तो हमारा दोस्त था। यदि यह हमें खजाने के बारे में सूचना नहीं देता और हमारी मदद नहीं करता तो शायद हम खजाने को हासिल नहीं कर पाते। तुम ठीक कहते हो, लेकिन इसके साथ ही तुम सभी यह भी अच्छी तरह जानते हो कि दिलावर खान गद्दारों के साथ कभी दोस्ती नहीं रखता। जब यह धन की खातिर अपने पालक महाराज संग्राम सिंह के साथ गद्दारी कर सकता है तो कभी हमारी पीठ में भी छुरा घोंप सकता था। खैर, अब छोड़ो इन व्यर्थ की बातों को और इस गद्दार दोस्त सहित सभी जिंदा मुर्दा सैनिकों को समुद्र में फेंक दो। सरदार दिलावर खान के आदेश का तुरंत पालन हुआ और कुछ देर बाद ही दस्यु दल खजाने के निकट एक शानदार जश्न मना रहा था। जहाँ चंदरपुर में समुद्री डाकू दिलावर खान नामक दुर्दांत डाकू का आतंक व्याप्त था, वही चंदरपुर में एक जाबाज सिपाही सालार शेरबाज बहुत लोकप्रिय था। प्रजा से लेकर राजा संग्राम सिंह तक सब उसकी बहादुरी की कदर करते थे। उसका आदर एक राजा की तरह ही किया जाता था। सिपाही सालार शेरबाज की जय। हमारा सिपाही सालार अमर रहे। और सचमुच सिपाही सालार शेरबाज इज्जत के काबिल भी था, और होता भी क्यों नहीं। वह इतना शक्तिशाली था कि खाली हाथ शेर को धराशायी करने में समर्थ था। उसके हाथ तलवारबाजी में कोई शानी नहीं था। तीरंदाजी में उसका कोई जवाब नहीं था। वह दुश्मनों पर बिजली बनकर टूट पड़ता था। भागो, शेरबाज आ गया। उसे देखकर अपराधी प्रवृत्ति के लोग थर थर कांपने लग जाते थे और उससे चंद्रपुर की राजकुमारी रोमा भी प्यार करती थी। और वहीं कर्तव्य परायण सिपाही सलार शेरबाज उस दिन भी। बचाओ, वो शायद कोई स्त्री मुसीबत में है। अगले पल वह वापस पलटा। बचाओ तुम। तो वह आवाज इस जुए घर से आ रही है। बचाओ, आज उस दुष्ट की मौत निश्चित है जो किसी अबला को सता रहा है। वह जुआ घर था जिसके भीतर। हा हा हा, अब ज्यादा मत चिल्लाओ छोकरी, यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई भी नहीं आने वाला। फिर तुम्हें परेशानी क्या है? अपने सेठ के पास तुम दासी बनकर रहती थी, जबकि मैं तुम्हें महारानी बनाकर रखूंगा। नहीं, छोड़ दो मुझे। मैं अपनी असमत का सौदा नहीं करती। छोड़ो, वाह, छोड़ो मुझे। कैसे छोड़ दूं रानी? तुझे मैंने तेरे सेठ से जुए में जीता है। मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दे कमीने। बचाओ। ये इस बदमाश की यह जुर्रत कि यह चंद्रपुर में किसी नारी की इज्जत पर हाथ डालने का प्रयत्न करे। अगले पल, इसे छोड़कर अलग हट जा कुत्ते, वरना तेरी गर्दन के एक दर्जन टुकड़े हो जाएंगे। सिपाही सालार शेरबाज। और सिपाही सालार शेरबाज की शक्ल देखते ही
वह जुआरी लड़की से इस प्रकार छिटक कर अलग हटा मानो उस पर देखते अंगारे फेंक दिए गए हो। कमीने नीच, तुझ में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि चंद्रपुर में रहकर किसी नारी की इज्जत से खेलने का प्रयत्न करे? क्या तू यहाँ के कायदे कानून नहीं जानता? मुझे माफ कर दीजिए दीजिए हुजूर। मैं आपको वचन देता हूँ कि फिर मुझसे कभी ऐसी भूल नहीं होगी। तुम इस लड़की को जहां से उठाकर लाए हो, इसे तुरंत इज्जत के साथ वहां पहुंचा दो तथा तुमने इसके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके बदले हर्जाने के रूप में 50 स्वर्ण मुद्राएं दो। मैं हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ हुजूर, लेकिन मैं इसे उठाकर नहीं लाया। इसे मैंने उस सेठ से जुए में जीता है। यह लड़की उसी सेठ की दासी है। ओह, तो यह बात है। अब हमारे देश में इस जैसे शैतान आदमी भी जन्म लेने लगे हैं। चलो सेठ, तुम्हें मेरे साथ महाराज के पास चलना होगा। तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला महाराज जी करेंगे। लेकिन हुजूर, मेरा कसूर कसूर के बच्चे तड़ाक। क्या तू यहाँ के कायदे कानून नहीं जानता? इस देश का यह कानून है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को, चाहे स्त्री हो या पुरुष, दास दासी बनाकर नहीं रख सकता। जबकि तूने इस युवती को न केवल दासी बनाकर रखा, बल्कि इसे जुए में दांव पर भी लगा दिया। शैतान, ऐसा करते समय तू यह भी भूल गया कि चंद्रपुर में सबसे ज्यादा नारी जाति का सम्मान किया जाता है, उसे पूजा जाता है। दुष्ट, तुझे जो तो जितनी सजा मिले कम होगी। चल मेरे साथ महाराज के पास। क्षमा करे हुजूर, इस देश का वासी न होने के कारण मैं यहाँ के कायदे कानून से वाकिफ नहीं था। मैं तो गजद्वीप का वासी हूँ, जहाँ गुलामी प्रथा का रिवाज है। यहाँ मैं अपने दास दासियों के साथ व्यापार के सिलसिले में आया हूँ। मेरा चंदन का व्यापार है। अनजाने में मुझसे जो भूल हुई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ओह, ठीक है सेठ, चूंकि परदेशी हो इसलिए इसलिए मैं पहली बार तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन अब तुम जब तक यहाँ रहो, यहाँ के कायदे कानून के अनुसार ही रहना। और इसे तुम मेरी ओर से पहली और आखिरी चेतावनी समझना। मैं समझ गया हुजूर। और तुम भी कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो सब है। यदि फिर कभी किसी नारी के साथ असभ्यता के साथ पेश आए, तो तुम्हारी गर्दन साबुत नहीं बचेगी। जी। तो चलो, अब लड़की को मुआवजे के रूप में 50 सोने के सिक्के अदा करो और यहाँ से दफा हो जाओ। अभी लीजिए हुजूर। उस जुआरी ने तुरंत उस लड़की को 50 सोने के सिक्के दिए। मुझे माफ कर दो बहन, लो यह संभालो। उसके बाद वह वहां से इस तरह भागा मानो सैकड़ों भूत उसके पीछे लगे हैं। सुनो बहन, आज से तुम आजाद हो और आज से तुम जिस तरह चाहो, जैसे चाहो, हमारे देश में अपनी नई जिंदगी आरंभ कर सकती हो। आप और आपका देश महान है भैया। जहाँ आप जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान रहते हो, उस देश में कभी कोई इंसान दुखी नहीं रह सकता। तभी सिपह सलार शेरबाज की जय हो। क्या बात है सैनिक? हुजूर, महाराज ने इसी समय आपको याद किया है। ओह अच्छा, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। आओ बहन, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूँ। बहुत अच्छा भैया। बाहर आकर, सुनो बहन, यहाँ तुम्हें रहने के लिए बहुत से अच्छे और सस्ते मकान मिल जाएंगे। कभी कोई कष्ट हो तो मेरे पास चली आना। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी भैया। इसमें उपकार की क्या बात है बहन? एक सिपह सालार होने के नाते एक बेसहारा की मदद करना मेरा धर्म और कर्तव्य है। अच्छा, अलविदा। मुझे इसी समय राज दरबार में पहुंचना है। आशा है शीघ्र ही तुमसे फिर मुलाकात होगी। अवश्य होगी मेरे अच्छे भैया। और शेरबाज ने अपना घोड़ा राजमहल की ओर दौड़ा दिया। पता नहीं महाराज ने मुझे अचानक क्यों बुलवाया है। कुछ देर बाद राज दरबार में, महाराज की जय हो। आपने मुझे याद किया महाराज? हाँ सिपह सलार शेरबाज, हुक्म कीजिए महाराज। आपका यह नाचिज सेवक आपके एक इशारे पर अपनी गर्दन तक काट कर आपके चरणों में रखने के लिए तैयार है। महामंत्री जी, आप हमारे पुरखों की खूनी तलवार मंगवाइए। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री के आदेश पर शीघ्र ही एक कर्मचारी वह खूनी तलवार लेकर राज दरबार में राजा संग्राम सिंह के सामने उपस्थित हुआ। सिपह सलार शेरबाज, यह खूनी तलवार हमारे पुरखों की है। इसने आज तक हमारे कुल के दुश्मनों का खून पीकर ही अपनी प्यास बुझाई है। और आज हम तुम्हारी कर्तव्य परायणता, ईमानदारी और वफादारी को देखते हुए अपने पूर्वजों की अमानत को तुम्हें उपहार स्वरूप देने जा रहे हैं।
आज शायद तुम इसे दुश्मनों का खून पिलाकर हमेशा इसकी प्यास को बुझाते रहोगे। आपका उपहार सिर आंखों पर महाराज। महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह तलवार हमेशा आपके व चंद्रपुर के दुश्मनों, अन्यायियों और मुजरिमों के विरुद्ध ही उठेगी और हमेशा आपकी खिदमत में कार्यरत रहेगी। शाबाश, हम तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हुए सिपह सलार। हमें तुम्हारी बहादुरी व वफादारी पर हमेशा से भरोसा रहा है शेरबाज। इसलिए हमने आज इस तलवार को तुम्हें सौंपने के साथ साथ तुम्हारे लिए कठिन कार्य भी चुना है। और हमें पूरा भरोसा है कि जिस काम को आज तक हमारे देश का कोई भी शूरवीर पूरा नहीं कर सका, उसे तुम अवश्य पूरा कर दिखाओगे। यह खूनी तलवार आपके हर दुश्मन का सिर काटने के लिए व्याकुल हो रही है महाराज। आज्ञा दीजिए, आपकी शैतान का सिर अपने कदमों में पड़ा देखना चाहते हैं। हमें समुद्री डाकू दिलावर खान का सिर चाहिए शेरबाज। उसी समुद्री शैतान का जिसकी लूटपाट से संपूर्ण चंद्रपुर ही नहीं बल्कि हमारे अधिकृत बहुत से छोटे बड़े देश भी आतंकित हैं, जिसका आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे इस तलवार की सौगंध है महाराज, 7 दिन के भीतर भीतर उस शैतान का सिर या वह शव आपके कदमों में होगा। हमें केवल उसका सिर या वह शव ही नहीं चाहिए, हमें सोनापुर से आने वाले हमारा वह खजाना भी चाहिए जो उसने कल लूटा है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या डाकू दिलावर खान की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि व्यवसायी खजाने को भी लूटने की जुर्रत करने लगा है? बेशक, अब वह इतना ही दुस्साहसी हो चुका है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द उसका सर कुचल दो। हमें ऐसा इसलिए कि हमें उसके पते ठिकाने के बारे में आज तक कुछ नहीं मालूम हो उसका, जबकि उसे अपने भेदियों द्वारा हर गुप्त बात की जानकारी मिलती रहती है। यही कारण है कि वह केवल उसी जांच को लूटता है जिसमें ढेर सारा धन होता है। ओ, तो इसका मतलब यह हुआ कि दिलावर खान के भेदिये देश के भीतर और बाहर चारों तरफ फैले हुए हैं। ठीक है महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस शैतान को पाताल से भी खोज निकालूंगा और उसे शाही खजाने समेत आपके सामने पेश करूंगा। हम उस दिन का बेसब्री से इंतजार करेंगे शेरबाज। जाओ, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। और राजा संग्राम सिंह से विदा लेने के पश्चात शेरबाज लंबे लंबे डंग भरता हुआ बाहर की ओर चल पड़ा। इधर राजकुमारी रोमा, जो शेरबाज से प्रेम करती थी, उस पर अपनी जान छिड़कती थी। जब उसे एक दासी द्वारा दरबार में अपने पिता के साथ हुई शेरबाज की बातचीत का पता चला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो यह सब झूठ है। पिताश्री ने दरिंदे डाकू दिलावर खान को पकड़ने की जिम्मेदारी शेरबाज को नहीं सौंपी है। कह दो रंजना, कह दो कि यह सब झूठ है। परंतु मैंने आपको जो बताया वह सच है राजकुमारी जी, और शेरबाज दरबार से जा भी चुके हैं। मुझे विश्वास है वे दिलावर खान को अवश्य खोजने की कोशिश करेंगे। ओ नहीं, दिलावर खान को पकड़ना इतना आसान काम नहीं। वह बहुत ही भयानक और जालिम इंसान है, जिसके लिए खून बहाना पानी बहाने जैसा है, जिसके आगे शैतानियत भी पनाह मांगती है, जिसके सामने जुल्म और सितम के भी सिर झुक जाते हैं, जिसके आगे गुनाह अपराध भी कांपते हो। उसे टकराना कोई ऐसी खेल नहीं। फिर लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारी सेना तक उसे पकड़ पाना तो दूर, उसका पता ठिकाना भी आज तक नहीं जान पाई। फिर मेरा शेरबाज अगले पल, नहीं नहीं, मैं अपने शेरबाज को उस जालिम डाकू से हरगिज नहीं टकराने दूंगी। उसे हर कीमत पर रोकूंगी। शीघ्र ही वह अपने महल से बाहर निकली। उस समय शेरबाज अपने घोड़े पर सवार होने ही जा रहा था। ठहरो शेरबाज। ओह राजकुमारी रोमा। जब रोमा शेरबाज के निकट पहुंची, क्या बात है रोमा, तुम इतनी बदहवासी क्यों हो? मेरे प्रियतम, मुझे सच सच बताओ, जो मैंने सुना क्या वह सच है? क्या तुम वास्तव में उस भयानक भयानक डाकू दिलावर खान से टक्कर लेने जा रहे हो? हाँ, लेकिन इसमें तुम्हारा इतना घबराने की क्या बात है? डाकू दिलावर खान देश का दुश्मन है और उसे पकड़ना मेरा कर्तव्य है। फिर महाराज के आदेश पर तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। उसे पकड़ने की बात तो बहुत आसान है। तुम डाकू दिलावर खान को नहीं जानते शेरबाज। मेरे प्रियतम, वह इंसान के रूप में पूरा शैतान है। मौत से खेलना उसका शौक है। शौक ही नहीं, शौक है। नहीं, मैं तुम्हें उससे टकराने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। शायद तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं है रोमा। यदि दिलावर खान शैतान है तो मैं हैवान हूँ। यदि उसे अपनी शक्ति पर भरोसा है तो मुझे भी अपने बाजुओं और अपनी तलवार पर नाज है। मेरे लिए तुम चिंता मत करो रोमा, विश्वास रखो।
मैं दिलावर खान को जिंदा या मुर्दा महाराज के सामने अवश्य पेश करूंगा। नहीं मेरे प्रियतम, उसे पकड़ना मुमकिन नहीं। तुम उसे टकराने का विचार त्याग दो, तुम्हें मेरे प्यार की सौगंध। रोमा की कसम पर शेरबाज एक बार तो क्रोध से पागल हो उठा, लेकिन फिर वह अपने आप को संभालता हुआ नम्र स्वर में बोला, सुनो रोमा, मुझे पैर की सौगंध देकर मेरे पैर को गाली मत दो। मुझे कमजोर मत बनाओ। या तो मैं तुम्हारे पैर की सौगंध रख नहीं पाऊंगा या फिर आत्महत्या कर लूंगा। नहीं, नहीं मेरे प्रियतम, ऐसी अशुभ बातें मुंह से मत निकालो। तो फिर तुम अपनी सौगंध वापस ले लो रोमा, और मुझे मुस्कुराते हुए विदा दो। विश्वास करो, शैतान के दिन अब पूरे हो चुके हैं। ठीक है प्रियतम, जाओ। मैं तुम्हें अपनी सौगंध से मुक्त करती हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। विश्वास रखो रोमा, मुझे कुछ नहीं होगा। और हाँ, दिलावर खान को पकड़ने के साथ ही मैं महाराज से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। मुझे विश्वास है वे कभी इनकार नहीं करेंगे। क्या सच? हाँ, बिल्कुल सच प्रिय। उसके बाद शेरबाज रोमा से प्यार भरी विदा ले अपने निवास स्थान की ओर चल पड़ा। क्या शेरबाज डाकू दिलावर खान को पकड़ पाने में सफल हो सका? क्या शेरबाज राजा संग्राम सिंह का खजाना उन्हें वापस दिला सका? शेरबाज के दिए वचन का क्या हुआ? खूनी तलवार का क्या रहस्य था? क्या शेरबाज अपने पूर्व जन्म में राजकुमारी रोमा को पा सका? क्या शेरबाज और दिलावर अपने वर्तमान जन्म में पुणे लौट सके? तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट है शेरबाज और आखिरी मुकाबला। शेरबाज और आखिरी मुकाबला इसका दूसरा पार्ट है। और शेरबाज की जितनी भी कॉमिक्स है वे मैं पूरी पढ़ चुका हूँ, और ये आखिरी कॉमिक्स है जो मैं कल आपको मिल जाएगी, और इसके बाद शेरबाज की पूरी सीरीज समाप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं शेरबाज और आखिरी मुकाबला में।